हर गर्भावस्था अलग होती है और सभी माताओं को एक जैसे लक्षण या एक ही तरह की प्रगति का अनुभव नहीं होगा। गर्भावस्था के अंतिम सप्ताहों के दौरान शिशु का वजन बढ़ना जारी रहेगा और शरीर में अधिक वसा जमा होगी। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, गर्भाशय फैलता है और मां को विशेष रूप से पीठ के निचले हिस्से, श्रोणि और पेट में अधिक असुविधा का अनुभव हो सकता है। जन्म की तैयारी में शिशु को स्थिति में बदलाव का अनुभव हो सकता है, जैसे कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना या गर्भ के भीतर घूमना। अधिकांश शिशु मां के श्रोणि में सिर नीचे की ओर करके बैठते हैं। उनका सिर जन नेहर के करीब होता है। इससे डायाफ्राम पर दबाव कम होता है और मां के लिए सांस लेना आसान हो जाता है। इससे मूत्राशय पर दबाव भी बढ़ सकता है, जिससे बार बार पेशाब आना शुरू हो सकता है। यह स्थिति, जिसे सेफेलिक प्रेजेंटेशन के रूप में जाना जाता है, योनि प्रसव के लिए आदर्श मानी जाती है। हालांकि कुछ बच्चे ब्रीच या पैर पहले की स्थिति में रह सकते हैं। गर्भावस्था के अंतिम सप्ताहों के दौरान शिशु के फेफड़े परिपक्व होते रहते हैं और एक पदार्थ का उत्पादन करते हैं जो वायुकोशों को खुला रखने में मदद करता है और जन्म के बाद कुशल ऑक्सीजन विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। शिशु अंतिम सप्ताहों में अभ्यास के तौर पर सांस लेने की क्रिया कर सकता है। इन क्रियाओं में डायाफ्राम और छाती की मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन शामिल होता है, जो फेफड़ों के विकास और जन्म के बाद सांस लेने की तैयारी में सहायता करता है। प्रसव पीड़ा और आसन पितृत्व की प्रत्याशा में मां कई तरह की भावनाएं ला सकती है। वह उत्साहित, चिंतित, घबराई हुई या इन भावनाओं का संयोजन महसूस कर सकती है। कई माताओं को ऊर्जा की वृद्धि और शिशु के आगमन की तैयारी करने की तीव्र इच्छा का अनुभव होता है। इसे आमतौर पर नेस्टिंग इंस्टिंक्ट के रूप में जाना जाता है। उसे शिशु के लिए साफ सफाई, व्यवस्थित करने और तैयार होने की तीव्र इच्छा हो सकती है। ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन दूसरी तिमाही की शुरुआत में हो सकते हैं, लेकिन गर्भावस्था के अंतिम सप्ताहों में अधिक ध्यान देने योग्य हो जाते हैं। उन्हें अक्सर अभ्यास संकुचन के रूप में वर्णित किया जाता है और वे गर्भाशय को प्रसव के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। जैसे जैसे प्रसव पीड़ा करीब आती है, वास्तविक प्रसव संकुचन होता है। वास्तविक प्रसव संकुचन का एक नियमित पैटर्न होता है और समय के साथ लगातार लंबे और अधिक तीव्र होते जाते हैं। वे गर्भाशय ग्रीवा के धीरे धीरे फैलाव की ओर ले जाते हैं। एमनियोटिक थैली का फटना या पानी का टूटना प्रसव के दौरान अलग अलग समय पर हो सकता है। यह बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप फट सकता है, या यदि एमनियोटिक थैली स्वाभाविक रूप से नहीं फटी है, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जानबूझकर एक बाज उपकरण, जिसे एमनियोटॉमी हुक कहा जाता है, का उपयोग करके एमनियोटिक थैली को फाड़ सकता है। शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन श्रोणि क्षेत्र में स्नायु बंधन और ऊतकों को नरम और ढीला करने में मदद करता है। यह योनि की दीवारों और पेरिनेम, योनि और गुदा के बीच का स्थान को अधिक लचीला और खिंचावदार बनने की अनुमति देता है। फिर प्रसव की तैयारी में गर्भाशय ग्रीवा बदलने लगती है। यह नरम, पतला और फैलने लगता है। बच्चे को गुजरने देने के लिए गर्भाशय ग्रीवा धीरे धीरे खुलती, फैलती है। इसे आमतौर पर सेंटीमीटर में मापा जाता है, जिसमें सेंटीमीटर पूर्ण फैलाव और धक्का देने के लिए तत्परता को दर्शाता है। एक बार जब गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैल जाती है, तो मां धक्का देने के चरण में प्रवेश करती है। योनि के ऊतकों को लोचदार बनाया जाता है, जिससे स्थायी क्षति के बिना महत्वपूर्ण खिंचाव की अनुमति मिलती है। कभी कभी एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बच्चे के जन्म को सुविधाजनक बनाने और गंभीर चीरफाड़ को रोकने के लिए एपिसियोटॉमी कर सकता है। यह योनि के उद्घाटन को बड़ा करने के लिए पेरिने में एक सर्जिकल कट है। हालांकि एपिसियोटॉमी नियमित नहीं है और आमतौर पर केवल आवश्यक होने पर ही किया जाता है। धक्का देने के चरण के दौरान बच्चे का सिर पहले निकलता है, उसके बाद शरीर का बाकी हिस्सा। बच्चे के कंधे पेल्विक आउटलेट के साथ संरेखित करने के लिए घूमते हैं, जिससे जन नेहर के माध्यम से एक सहज मार्ग मिलता है। जन्म के बाद बच्चे की श्वसन प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, क्योंकि बच्चा प्लेसेंटा के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करने से स्वतंत्र रूप से हवा में सांस लेने के लिए संक्रमण करता है। गर्भनाल को जकड़ा जाता है और काटा जाता है, जिससे बच्चा प्लेसेंटा से अलग हो जाता है। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब गर्भनाल स्पंदन करना बंद कर देती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे को प्लेसेंटा से अधिकतम मात्रा में रक्त और पोषक तत्व प्राप्त हो। मां को प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए संकुचन होते रहेंगे। यह चरण आमतौर पर प्रसव के पिछले चरणों की तुलना में छोटा और कम तीव्र होता है।
स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बच्चे की स्थिति का मूल्यांकन करता है, जिसमें महत्वपूर्ण संकेत, वजन और समग्र स्वास्थ्य शामिल है। मां और बच्चे को त्वचा से त्वचा का संपर्क बनाने और बंधन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रसव के तुरंत बाद गर्भाशय एक प्रक्रिया शुरू करता है जिसे इन्वोल्यूशन कहा जाता है। हार्मोनल संकेत, विशेष रूप से ऑक्सीटोसिन का स्राव, गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है, जिससे उसका आकार कम हो जाता है। यह प्रक्रिया किसी भी शेष प्लेसेंटल ऊतक को बाहर निकालने में मदद करती है और गर्भाशय की परत के उपचार को बढ़ावा देता है। योनि स्राव, जिसे लोकिया कहा जाता है, उसमें रक्त, बलगम और गर्भाशय के ऊतक होते हैं जो गर्भाशय के ठीक होने पर बहते हैं। यह स्राव चमकदार लाल और भारी होता है, जो भारी मासिक धर्म के समान होता है। यह स्राव आमतौर पर कई हफ्तों तक रहता है और शरीर के ठीक होने के साथ साथ धीरे धीरे रंग और स्थिरता में बदलाव होता है, गुलाबी या पीले रंग में बदल जाता है। स्तनपान कराने में सहायता के लिए स्तन भी बदल जाते हैं। दूध उत्पादन बढ़ने पर स्तन फूल सकते हैं, जिससे वे सूजे हुए, कोमल और सख्त महसूस हो सकते हैं। जैसे ही मां दूध निकालती है, आमतौर पर यह फूलना ठीक हो जाता है और स्तन बच्चे की दूध पिलाने की जरूरतों के हिसाब से समायोजित हो जाते हैं। स्तनपान कराने की क्रिया मां और बच्चे के बीच एक विशेष बंधन को बढ़ावा देती है। यह बंधन अनुभव ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन जारी कर सकता है, जो आराम, खुशी और तनाव को कम करने में योगदान देता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के संकुचन को भी बढ़ावा देता है, जिससे गर्भाशय को गर्भावस्था से पहले के आकार में लौटने में मदद मिलती है। बच्चे के जन्म के बाद मां को ठीक होने के लिए आराम की जरूरत होती है। प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि मां और पिता या साथी दोनों के लिए कई तरह की भावनाएं लेकर आ सकती है। भावनात्मक समर्थन और समझ प्रदान करना महत्वपूर्ण है। नवजात शिशु की देखभाल एक साझा जिम्मेदारी है, जिसमें दोनों माता पिता को शामिल होना चाहिए। जिम्मेदारियों को साझा करने से मां पर शारीरिक और भावनात्मक तनाव कम हो सकता है और माता पिता और बच्चे दोनों के बीच एक मजबूत बंधन को बढ़ावा मिल सकता है।